हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो है एनसीईआरटी का सीरीज आपका चल रहा है और इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री का क्लास 6 का जो है आपका चैप्टर नंबर 7 आज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के आपका जो है 6 चैप्टर हो चुके हैं और उन 6 चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली वहां से आते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए और उसका जो है उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री क्लास 6 का जो है हम लोग 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अशोक के बारे में। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में तो सुने ही होइएगा, आज हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में। ठीक है, कहता है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग दिया। अब ये इतने बड़े सम्राट थे और राजा थे और इन्होंने युद्ध का त्याग क्यों कर दिया, तो इस सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपका 12 क्लासेस हो चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का जो है त्याग किया। अब देखिए, रोशन है, रोशन के रुपए। कहता है जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। उसने उन्हें जो है अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया सीडी जो है खरीदने का बहुत मन था उसे, और लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे जो है शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। अब पैसे हाथ में आया तो इसके दिमाग में आया कि यहाँ पे जो ये शेर है छोटे छोटे, वो क्यों बने हुए हैं पैसे पे। इसका क्या लॉजिक है कि पैसे पे ये शेर जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। कहता है हम जिसे शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ऐसे ही तो नहीं है कि ये शेर का चित्र आपके रुपये पे आ जाता है। ठीक, अगर वैसा होता कोई भी चित्र हम लोग क्या करते हैं, उस पे अंकित कर देते हैं। ठीक, लेकिन इसका भी एक इतिहास है। क्या इतिहास है, तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। अब देखिए, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये सब बहुत खास हो जाता है ये सब लाइन। ठीक है, कहता है कि उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें जो है सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर जो है स्थापित किया गया। ये जो आप शेर देख रहे हैं, ये बड़े से पत्थर को जो है काट के बनाया गया है। अब समझिए कि इसको बनाने में कितना बारीकी से काम किया गया होगा। ठीक है, तो पत्थर को काट काट के ये शेर बनाया गया है और तब उसे कहाँ लेके जाया गया है, तो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर जो है उसको स्थापित किया गया है। सारनाथ, जो कि हम लोग इससे पहले के क्लास में सारनाथ के बारे में पढ़ चुके हैं। सारनाथ जो है आपका कहाँ पे है, तो यूपी में है। ठीक है, जहाँ पे सारनाथ के बारे में हम लोग पढ़े थे कि गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश भी कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे और वहाँ पे एक स्तूप भी बनाया गया है उसी जो है पहले उपदेश जहाँ दिए तो उसके याद में। ठीक है, चलिए इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ चुके हो। कहता है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर जो है अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। कहने का मतलब है कि अशोक जो थे तो ये बहुत सारे जो है स्तंभ और अभिलेख ये सब उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, अशोक कहे तो ये सब। कहता है इनके पहले ही हम ये जानने की अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जो है जाता है। मतलब अशोक का जो राज्य था उसको साम्राज्य क्यों बोलते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब ये आप लाइन ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं।
अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादाजी, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये कौन है, अशोक के क्या लगते हैं, तो दादा लगते हैं। ठीक है, तो उनके दादाजी जो है कब इसकी स्थापना किए थे, तो 2300 साल पहले किए थे। ठीक, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की जो है इसमें सहायता की थी। अब ये जो है चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब आपके एग्जामों में कईयों बार मल्टीपल टाइम में जो है पूछा गया है सवाल। ठीक है, मैक्सिमम सवाल एग्जामों में जो है ये सब सवाल पूछे जाते हैं और आज के भी डेट में ये सब सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब समझिए कि ये 6 क्लास का हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और ये सब सवाल वहां से पूछा जाता है। ठीक है, कहता है चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र के नाम की किताब में जो है मिलते हैं। तो ये सभी के सभी लाइन आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो अशोक है, अशोक के दादा कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, जिन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना डाली थी, कब, तो 2300 साल पहले। और इस स्थापना में जो है किसने मदद किया था, तो चाणक्य ने किया था, जिसको कौटिल्य भी हम लोग बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य जो है एक बुक लिखे हुए हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अब इसके वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का जो है कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कितने महत्वपूर्ण राजा हुए, 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, तो यही से आपका सवाल बनता है कि अशोक के दादा कौन हुए, तो चंद्रगुप्त हुए। ठीक है, और अशोक के पिता कौन हुए, तो ये बिंदुसार हुए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, चलिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से जो है दिखाया गया है इसमें, अब उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जहां जहां काले बिंदु से दिख रहा है ये सब उसके साम्राज्य के जगह है, जैसे उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, ये सब जगह। ठीक है, चलिए यहाँ आके, तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी जो है, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे जो है नगर प्रमुख थे। कहता तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का जो है मार्ग था। अब जैसे कि हम लोग अगर मैप में देखते हैं, चलिए मैप में हम लोग देखते हैं तो देखिए ये आपका नॉर्थ है, इधर आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में आपका यहाँ पे तक्षशिला है। ठीक है, तो तक्षशिला हो गया। वही चीजें यहाँ पे दिया गया है कि इसमें तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, तो यहाँ से मध्य एशिया से आने जाने का मार्ग भी यही से था। ठीक है, चलिए कहता है दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। अब ये सब ऐसे लाइन है कि एग्जामों में जो है डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए उज्जैन आपका यहाँ पे है, ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाने का रास्ता है। ठीक है, तो इधर से जो है जाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो वही है दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी जो है अधिकारी और शिल्पकार जो है रहा करते थे। नगरों में कौन रहा करते थे, शायद लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इसमें इस लाइन में थोड़ा सा हेर फेर करके दे दे कि सब नगरों में जो है सभी व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार ही रहते थे, तो क्या हो जाएगा, लाइन गलत हो जाएगा। यही एनसीईआरटी का खासियत है कि जहां जो चीजें शब्द से लिखा गया है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, शायद, अधिकांश, कुछ, सभी, ऐसे वर्ड को इसमें हमेशा अंडरलाइन कर करके आप लोग अपने बुक में जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके स्टेटमेंट वाले में जरूर आता है।
ठीक है। तो शायद नगरों में जो है व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। ठीक है। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जो है जंगलों से भरा हुआ था। ये कौन से मध्य भारत की बात कर रहा है, कहने का मतलब है एमपी। अभी प्रेजेंट में एमपी में हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे है जंगल, जो आपका इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पर फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जो है जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग जो है भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक है। तो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, पोशाक पहनने वाले अलग अलग, खान पान भी लोगों का अलग। ठीक है, ये सब चीजें था। अब देखिए थोड़ा सा ये हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें जो है लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। अब जितने भी इसमें लाल बिंदु से दिखाया गया है वो सभी वहां पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो कि आप इसमें आप देख सकते हैं। ये सब मेरठ हो गया, दिल्ली के पास है इधर, ठीक है, यूपी के पास है। ठीक, ये सब आपका बहुत सारा कुछ शिलालेख जो है आपका भारत के इधर बाहर भी है, आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में है। ठीक है। ये आपका गिरनार है जो कि गुजरात में है। ये बहुत बार पूछा जाता है, गिरनार जो है कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है। फिर आपका ये है, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप अपने बुक में इसको अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, जिसमें आपका कलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग जो कि प्रेजेंट में उड़ीसा में पड़ता है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कहता है ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। कहने का मतलब अब साम्राज्य के भीतर थे, तो देखिए अभी के प्रेजेंट जो मैप है भारत का, तो ये आपका यहीं तक है, लेकिन इससे आगे भी आपका दिया हुआ है अशोक का स्तंभ। इसका मतलब है कि जब अशोक का साम्राज्य था उस समय भारत से बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ये सभी जो है इसमें आता था। इस सभी जगह जो है इनका अपना साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, चलिए उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के जो है कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर है, तो भारत के अब बाहर का कौन कौन है, तो ये आपका भारत का नक्शा है। इसके बाहर जो है आपका इधर लोकेटेड, उसका नाम आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न, अब इसके बारे में हमें जानना है कि राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चलिए, चूंकि साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य क्या होते हैं, राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए जो है बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जो है जरूरत पड़ती है। कहता है इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जो है नियुक्ति भी करनी पड़ती है। तो दो यहाँ पे रीजन दिए गए कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो ये तो कि ये बड़े राज्य होते हैं और इनकी सेना भी बड़ी होती है, उसके लिए टैक्स वगैरह भी वसूलना होता है, बड़ी संख्या में कर वसूलते हैं। चलिए, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर जो है अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। अब मौर्य साम्राज्य आप देख ही रहे हैं कि अपने उपमहाद्वीप से भी आगे का है, मतलब भारत से भी आगे का है, तो उसमें जो है हर जगहों पे अपना अपना थोड़ा थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग होता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये लाइन याद रखिएगा कि जो अशोक थे उनका डायरेक्टली जो है शासन कहाँ से होता था, तो पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो इलाके थे वहां से। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों में किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। उनमें से कई अधिकारियों को जो है वेतन भी दिया जाता था। अब देखिए, जिन अधिकारियों को रखा गया था कर वसूलने के लिए, अब यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि वेतन दिया जाता था
कि बिना वेतन का या फिर किस रूप में सैलरी दिया जाता था, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते थे। अब ये चीजें याद रखिएगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, यहाँ से सवाल सब आया हुआ है, ठीक है। संदेश वाहक, अब मैचिंग वाले में ये सब सवाल आता है। संदेश वाहक कौन है? तो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। अब उसी में एक रहेगा कि एक जगह से दूसरे जगह जो है सूचना पहुंचाते थे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है संदेश वाहक, तो इसमें हमें लगेगा कि नहीं संदेश पहुंचाना है, सूचना पहुंचाना है, इसलिए सूचना वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये सभी चीजें याद रखिएगा कि संदेश वाहक का काम था एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। और राजा के जासूस, अब देखिए जासूस के भी बारे में याद रखिएगा। जासूस अधिकारियों के लिए कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब देखिए जासूस जो होता है डिटेक्टिव का काम करता है, तो जो अधिकारी होते थे उसके काम पे नजर रखते थे। तो ये तो आपके मन में पहले से भी बैठा हुआ है कि जासूस का काम क्या होता है? नजर रखना। तो इसमें भी वही है, सिंपली बात, ठीक है। इन सबके ऊपर कौन था? सम्राट था। मतलब ये सभी के ऊपर सम्राट था, राजा थे, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर जो है नियंत्रण रखता था। चलिए, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन सब पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन जो है किया जाता था, ठीक। तो छोटे क्षेत्र जहाँ थे उन पर तक्षशिला से या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से जो है इस पर शासन किया जाता था, ठीक है। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण जो है रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राजपाल, अब ये भी लाइन याद रखिएगा सब, क्योंकि ये सब पूछा गया है। राजकुमारों को वहाँ का क्या नियुक्त किया जाता था? तो राजपाल, जिसको गवर्नर बोलते हैं इंग्लिश में, बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जो वहाँ के लोकल, वहाँ के तौर तरीके थे, नियम कानून थे, उसे ही माना जाता था, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, जिसके इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। कहता है यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, अब ये याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम किस चीज के लिए? कंबल के लिए। और ये किस में लिखा गया है? अर्थशास्त्र में। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। अब ये यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि कंबल के लिए भारत के कौन सा इलाका? तो उत्तर पश्चिम, और सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए तो दक्षिण भारत, ठीक है। तो ये इसका उल्लेख किस में मिलता है हमें? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य, कौटिल्य बोलिए या फिर चाणक्य बोलिए, ठीक है, चाणक्य बोलिए, दोनों बात वही है, ठीक। चलिए, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे जो नजराना हो गया, नजराने का भी मतलब पूछ लिया जाता है कि नजराने का मतलब क्या है। ये मैचिंग वाले सवाल में ऐसे शब्द दिए जाते हैं। तो नजराना मतलब आज के डेट में उसको एक समझ लीजिए गिफ्ट के तौर पे, ठीक है, गिफ्ट हो गया आपका, ठीक। तो ये गिफ्ट ना कह के उस लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? तो कर कह सकते हैं। मतलब नजराने के तौर पे उसको जो है टैक्स दिया जाता था। अब देखिए नजराने के बारे में दिया भी है यहाँ पे। यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना जो है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। टैक्स क्या हो गया? इसको भी हम लोग टैक्स के ही तरह रखते थे, लेकिन टैक्स क्या हो गया, कर क्या हो गया कि वो आपको फिक्स है कि आपको महीने के फलाने ढेकाने तारीख को आपको दे देना है, तो वो फिक्स है। लेकिन जो नजराना है वो फिक्स नहीं है, वो जब भी पॉसिबल हो पाता था देने लायक वो देते थे। इसमें ज्यादातर लोग वो होते थे जो मतलब व्यापारी वर्ग हो गए, जंगल में रहने वाले लोग हो गए, अखेटक लोग, तो ये सब होते थे। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे जो है देते भी थे, ठीक है। चलिए, राजधानी में सम्राट। अब देखिए राजधानी में सम्राट का क्या है?
कहता है मेगास्थनीज। अब ये ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री पढ़े और इन लोगों के बारे में नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसमें एक भी शब्द छोड़ दिए तो समझिए आपका क्वेश्चन एक गायब हो गया, ठीक है। तो सब के सब इसमें शब्द आपको याद रखना है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में। अब किसके दरबार में आया मेगास्थनीज? तो चंद्रगुप्त के दरबार में। कहाँ से आया? तब पश्चिम एशिया का था। कहाँ का? यूनानी राजा जो है सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक बहुत अच्छा एक बुक है, ठीक है। उसमें जो है भारत के बारे में अपना वर्णन जो है लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। कहता है मेगास्थनीज ने इंडिका नाम का इनका बुक है, ठीक है, इंडिका। कहता है मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, मतलब जो चीजें ये यहाँ भारत में देखे हैं उसमें से कुछ भाग यहाँ दिया हुआ है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार जो है रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों को एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर जो है लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा जो है इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में जो है नहीं सोते हैं। ऐसा उनके बारे में मेगास्थनीज जो है वर्णन करते हैं, ठीक है। आगे है और पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। के बारे में क्या है यहाँ पे वो पढ़ते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, ठीक है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 जो है द्वार है। ये याद रखिएगा, कितना? 570 और 64, ये याद रखिएगा। 2 और 3 जो है मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। राजा का महल किससे बना हुआ है? तो काठ से बना हुआ है, ठीक है, काठ से। अब उसी जगह पे दे देगा राजा का महल पत्थर से बना है, सोना का बना है, ईंट का बना है, गलत हो जाएगा। कहता है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। अब देखिए सवाल में रहेगा कि राजा का महल काठ से बना कि पत्थर का, तो पत्थर जो है नक्काशी के लिए काम किया गया है, पत्थर का बना नहीं है। बना कैसे है? काठ से बना है। कहता है यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए जो है बने बसेरों से जो है घिरा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? शायद ऐसा होगा कि अगर खाने में कोई जहर वगैरह मिला दे दुश्मनी निकालने के लिए, तो अगर बनाने वाला मिलाया होगा तो पहले वही खा के देखे, या दूसरा कोई व्यक्ति खा के देखे, मरना होगा वही मरेगा, राजा तो बचा रहेगा। तो ये हो सकता है। पाटलिपुत्र मोहनजोदारो से किस तरह भिन्न था? ठीक है, अब मोहनजोदारो के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, चैप्टर 3 में पढ़े हैं, और अभी पाटलिपुत्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोहनजोदारो में हम लोगों ने नगर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो आप यहाँ से उसको ये कर सकते हैं। चलिए आगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां रहने वाले लोग काफी जो है हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें जो है लाके दे। तो ये सब चीजें जो है नजराने के तौर पर जो है दिए जाते थे वहां के शासक को, ठीक है। चलिए, अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक अनोखा सम्राट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहता है अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए, ठीक है। कहता है वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये अभिलेख से जो है अपने संदेश पहुंचाने वाले
कौन महान शासक हुए? तो अशोक हुए। ये पहले ऐसे राजा थे, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो अशोक के जो भी अभिलेख है किस भाषा में है? ज्यादातर अभिलेख आपका किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। ज्यादातर कहने का मतलब यहाँ पे दे देगा सभी अभिलेख, तो हो जाएगा गलत, ठीक है। ये सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ कलिंग युद्ध के बारे में दिया हुआ है और कलिंग युद्ध से जो है एग्जाम में तो पूछता ही है। चलिए, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कहता अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। अब यहाँ ये भी लाइन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध जो है अशोक कब जीते? तो राजा बनने के 8 साल बाद। कहता है लगभग 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए। कितने लाख लोग बंदी बनाए गए? तो 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग जो है मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ, ठीक है। कहता है जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जो है बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को जो है खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब देखिए, जो इतना बड़ा राजा है उसको पश्चाताप हो रहा है। अब अपने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का जो है धर्म पालन करने और दूसरे को शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक जीतने से ज्यादा जो है अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें, ठीक है। तो इनका जो है कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें इतना छत बिछत चीजें हुआ, लाख से ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है, बंदी बनाए गए और बहुत सारे लोगों ने अपने को खो दिया। तो इससे क्या हुआ? अशोक का हृदय जो है पिघल गया, ठीक। इतना पिघला कि वो जो है अब युद्ध को ही त्याग दिया, ठीक। और ये सोचने लगा कि अब हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कभी युद्ध नहीं करे। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब अब धर्म के रास्ते पे चलेंगे, धर्म के रास्ते पे, अब युद्ध के रास्ते पे नहीं चलेंगे। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों को कैसे परिवर्तन हुआ? धर्म संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, धर्म जो है संस्कृत शब्द, धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। कहता है कलिंग तटवर्ती जो है उड़ीसा प्राचीन नाम है। अब देखिए, अभी प्रेजेंट में जो उड़ीसा है, जो पहले बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो कलिंग जो है, पहले कलिंग जो है पुराना नाम हो गया, ये क्या है? प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम है, ठीक। कहता है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें जो है युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब युद्ध से घृणा करने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अब अशोक जो है धर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो ये धर्म क्या है इसके बारे में जानते हैं। कहता अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। कहता है उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी क्या हुए? प्रेरित हुए। अब यहाँ से सवाल पूछा गया एग्जामों में, ठीक है, कि अशोक जो है किससे प्रभावित थे, किसके उपदेशों से प्रभावित है या प्रेरित हुए? तो बुद्ध के उपदेशों से जो है ये प्रभावित हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था।
जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, कि इसलिए उन्होंने धम्म महामंत्र नाम का अधिकारियों की नियुक्ति की। अब देखिए, इन्होंने जिस अधिकारी का नियुक्ति किया है, तो इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर जो है धर्म की शिक्षा दे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कहता है इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उनके लोगों को पढ़ाकर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। मतलब जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप बोल बोल के जो है सुनाइए। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए जो है सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। कहाँ कहाँ दूत भेजे? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। ठीक है, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। ठीक है, ये सभी जगहों पे दूत भेजे। ठीक, चलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कहता है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये मूर्ति है, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ये अभी राष्ट्रपति भवन में इसको जो है रखा गया है। चलिए, कहता है उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था जो है की है। इसको भी पढ़ लेते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे? तो देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, अब बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान जो है करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि आप बर्थडे अगर मना रहे हैं तो ये कर्म कांड आपका सही नहीं है। ठीक है, कहते हैं इनके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो यह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ये है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों का दया करना और ब्राह्मणों और शर्मनों का दान देना। क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो सीधी सी बात है उन्हीं के जैसे ये बात करेंगे। कहते हैं अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें क्या है? गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो अगर कोई लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म का बड़ाई मारते हैं दूसरे के सामने बैठ के कि ना ये तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तो असल में वो अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर जो है करना चाहिए। ठीक है, ये उनका मानना था। इसमें है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को जो है बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मणी लिपि के बारे में दिया हुआ है। ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जो है पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। अभी जितने भी लिपि आ रहा है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सब, तो बहुत सारे लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि से निकली है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अब देखिए, अब अ अक्षर की बात है तो प्रारंभिक ब्राह्मणी लिपि में ये है अ अक्षर। देवनागरी लिपि जो कि हिंदी है, हम लोग हिंदी में जो पढ़ते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो ये वाला अ है। ठीक है, कहता है बांग्ला में वही अ ऐसे लिखा जाता है और यही अ मलयालम में ऐसे लिखा जाता है और तमिल में ऐसे। मतलब अगर देखा जाए कि अब आप इतने बड़े हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, तो अब आपको अगर इसमें भाषा सीखना हो तो सबसे खतरनाक भाषा तो इसमें मलयालम होगा। देख रहे हैं कितना घुस घुस के लिखा है, और लिखा हुआ है। और सबसे साफ सुथरा आपका कौन है?
हिंदी वाला भाषा है देवनागरी लिपि, जो कि आरंभिक ब्राह्मणी लिपि का ये, जैसा ये आसान था वैसा ही हमारा देवनागरी लिपि भी आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये अन्यत्र में दिया हुआ है, कहता है मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले, मौर्य साम्राज्य कब 2300 वर्ष पहले आया। ठीक है, तो इसमें है कि 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। ठीक है, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार, जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, कहता है शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ये याद रखिएगा, चीन की महान जो दीवार बनाई गई है, तो सीधी सी बात है किस पर्पज से, तो सुरक्षा के पर्पज से बनाई गई है, जिसमें जो है उत्तरी सीमा से जो पशुपालक लोग आते थे उससे भी रक्षा करने के लिए था। और अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य जो है चलता रहा। 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं, कितने वर्ष तक ये चला, 2000 वर्ष तक इसका निर्माण कार्य चला और साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर ये लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन पूछ लिया जाता है। तो ये जो 6400 किलोमीटर है कब बना, तो 2400 वर्ष पहले, और इसमें 2000 वर्ष तक जो है इसमें निर्माण कार्य चले। और इसमें जो है किसके बने हुए हैं, तो पत्थर और ईंट का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह जो है सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए जो है बुर्ज बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये बताना है। अब कल्पना करो, तुम कलिंग में रहती हो, तुम्हारे माँ बाप युद्ध में काफी दुख जो है उठाने पड़े। अभी अभी अशोक के दूत जो है धर्म के नए विचारों को लेकर आए और आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करें। ठीक है, तो ये सब इसमें आपको एनसीईआरटी में मिलता रहता है, ऐसे सवाल सब आप उसको जरूर करिए। ठीक है, यहाँ है उपयोगी शब्द जो कि आप इसमें पढ़े हैं इस चैप्टर में। साम्राज्य क्या होता है, जो कि राज्य का ही एक बहुत बड़ा रूप है, क्योंकि आप देखे हैं इसमें महाराज जो सम्राट अशोक है, इनका साम्राज्य बहुत फैला हुआ है, भारत के बाहर तक भी है। ठीक है, इसलिए साम्राज्य वर्ड यूज किया गया। राजधानी के बारे में इसमें हम लोग पढ़े, पाटलिपुत्रा के बारे में। अधिकारी भी इसमें हम लोगों ने पढ़े, जिसमें जासूस थे। ठीक है, संदेशवाहक थे, ये सब संदेशवाहक अब क्या करते थे, संदेशवाहक तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। प्रांत के बारे में, धर्म मतलब क्या है, वो धर्म है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, एंड हो गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है 25 MCQ जो कि हम हमेशा हर चैप्टर के बाद लेके आते हैं, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपके एग्जाम के पर्पज से जो है उसमें सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप रहने दीजिए, और रह गया आपका ये, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।